गांव का ससुराल आया शहर। सुबह आराम से अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लिए गौतम अपने फ्लैट की ओर जा रहा था कि तभी ऊपर कहीं से पानी आकर उसके मिठाई के डिब्बे पर गिरता है। अरे, अरे किसने डाला? कौन पागल है? किसके घर से ये मेघ बरस रहा है? मेरी पूरी मिठाई खराब कर दी जिसने भी ये किया है। आज मेरे हाथ से वो नहीं बचेगा। और जैसे ही गौतम ऊपर देखता है, शर्मा जी के मुंह से कुल्ले का पानी आकर इस बार गौतम के चेहरे पर गिर जाता है। शर्मा अंकल! ये कहानी शुरू होती है लखनपुर के गांव से, जहां शर्मा जी का परिवार रहता था। शर्मा जी के परिवार में दो राम जैसे बेटे, सीता जैसी बहुएं और कृष्ण जैसे पोते थे। अपनी धोती को एक हाथ से पकड़े हुए दूसरे हाथ से शर्मा जी अपने आंगन में दातून कर रहे थे कि तभी अपने कंधे पर हल उठाए राम अपने घर आता है। मीरा जी, जरा रोटी तो लगा दीजिए, हम बाहर बैठे हुए हैं आंगन में। अपना सर ढके हाथ में खाने की प्लेट लेकर मीरा आंगन में आती है। देवर जी नहीं आए? कल रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था, ऐसे कैसे चलेगा? लाडला है भाभी का लखन, कैसे नहीं आएगा। वो तो मुझसे पहले आने को उतावला था, पर मैंने सोचा पहले मैं खा लेता हूँ। मैं जैसे ही जाऊँगा उसे भेज दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। भगवान करे तुम सब में इसी तरह प्यार बरकरार रहे। और इसी तरह प्यार और स्नेह से शर्मा जी का परिवार चल रहा था। शाम के वक्त जब दोनों भाई खेत से लौट रहे थे, तब वो देखते हैं कि गांव के एक लड़के रोहन को सभी माला पहना रहे हैं और फिर अचानक सभी उसे कंधे पर उठाकर गांव में घुमाने लगते हैं। ये देखकर लखन भीड़ में से एक शख्स से पूछता है, अरे मंगू, ये सब क्या हो रहा है? सबने रोहन को कंधे पर क्यों उठा रखा है? और भाई, रोहन मुंबई गया था एमबीए करने, तो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी विदेश में नौकरी भी लग गई। उसी खुशी में सब उसे माला पहना रहे हैं। बड़े शान की बात है कि नहीं? अब तो रोहन विदेशी हो गया भाई, विदेशी। अरे वाह, रोहन विदेश जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। फिर तो आज जश्न होगा। कुछ ही दिनों में मैं भी एक पार्टी देने वाला हूँ सभी को। रोहन क्या, मेरा छोटा भाई भी विदेश जा रहा है। उसकी ना दुबई में नौकरी लग गई है। आजकल तो भाई पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। गांव में कहाँ हो पा रही है वैसी पढ़ाई। मेरे तो बच्चे हैं नहीं, पर जैसे ही मेरे बच्चे होंगे मैं तो उनका दाखिला शहर में ही करवाऊंगा। अच्छा, अब चलता हूँ। ये सब सुनने के बाद राम और लखन के दिमाग में यही बातें घूमने लगती है। रात को जब लखन बैठा हुआ था तो वो देखता है कि चिंटू इंग्लिश में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वाह, वाह, व्हाट टू डू लिखा है बेटा। सर ने स्कूल में बताया नहीं था क्या? क्या पापा, हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती कहाँ? वो तो मैं खुद से ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इन टीचरों का भी क्या करें। बस सरकारी नौकरी मिल गई है तो आराम से जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं और सैलरी लेकर घर चले जाते हैं। बच्चों के भविष्य का तो मजाक बनाकर रखा है इन्होंने। तेरे दिमाग में भी क्या वही बात चल रही है लखन, जो मेरे दिमाग में चल रही है? हाँ भैया, कम से कम हमने अच्छी पढ़ाई तो की है। वो अलग बात है कि हमने खेती को ही अपना प्रोफेशन बना दिया, और वो ज़माना भी अलग था। आज तो लोग चांद पर जा रहे हैं। अपने बच्चों के साथ हम गलत करेंगे अगर हमने उन्हें अच्छी पढ़ाई का स्रोत नहीं दिया तो। ठीक है, फिर रात को खाने पर इसी की चर्चा करते हैं पिताजी से, देखते हैं वो क्या कहते हैं। रात को खाने के वक्त राम और लखन इस बात को सभी के सामने रखते हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं पिताजी, मैं उन्हें शहर भेजना चाहता हूँ, पर वो अभी इतने बड़े भी नहीं हुए कि उन्हें अकेले शहर भेज दिया जाए। और अगर हम उनके साथ चले गए तो आप लोगों का क्या होगा? इसलिए मेरी एक राय है कि क्यों ना हम गांव के इस घर को और हमारी ज़मीन को बेचकर शहर ही शिफ्ट हो जाए। पर बेटा, मैं और तेरे पिताजी तो बुजुर्ग हैं, हम क्या करेंगे शहर जाकर? बच्चों के भविष्य की बात है, तुम दोनों चले जाओ अपनी बीवियों के साथ। अगर शहर जाएगी तो तीनों पीढ़ी साथ ही जाएगी। वहाँ मैं और भैया किसी ऑफिस में काम ढूंढ लेंगे और बच्चों का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवा देंगे। बात में तो दम है तुम दोनों के। अगर ऐसा है तो एक अच्छा सा सौदा ढूंढना शुरू करो। और राम को एक अच्छा सौदा मिल जाता है। एक ऐसी पार्टी जो उसे उसकी ज़मीन और घर के बदले में 70 लाख रुपए देने को तैयार थी। और यहाँ दूसरी तरफ लखन दिल्ली में 40 लाख रुपए का एक फ्लैट देख लेता है। इससे अच्छा सौदा तो मिल ही नहीं सकता। 30 लाख रुपए का फायदा हो रहा है सौदे में। मुझे तो लगता है कि हाँ करने में ही फायदा है। और शर्मा जी का परिवार अपने गांव के घर और जमीन को बेचकर पैसे उठाकर
उससे दिल्ली में फ्लैट ले लेते हैं और 1 हफ्ते बाद ही पूरा परिवार नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। हे राम, इतना छोटा सा घर, खिड़कियां तो खोलिए जी, मेरा तो घुसते ही दम घुट रहा है। और बताइए ये सीलिंग कितनी नीची है। अच्छा है हम लोगों की लंबाई ज्यादा नहीं है, वरना मोहन भैया तो आते तो इस घर में ही फंस जाते। बिल्कुल सही कहा आपने कौशल्या जी। घर में जगह कम है, लोग ज्यादा, तो छोटे छोटे घर बनाने पड़ते हैं। ये अगल बगल वालों ने अपने घर के दरवाजे क्यों बंद कर रखे हैं? कोई मिलनसार नहीं है क्या यहाँ बेटा? ये शहर है मम्मी, यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता, सब अपने में ही रहता है। हमें भी खुद में ही रहना होगा। ज़्यादा किसी की बातों में इंटरफेयर किया तो बेकार में ये लोग लड़ने आ जाएंगे। अरे बाबा रे, बड़े बुजुर्गों से सुना था कि जो लोग शहर जाते हैं वो बदल ही जाते हैं, और आज देख भी लिया। जहाँ इतनी मतलब से लोग रहेंगे वहाँ कोई सामाजिकता सीखेगा भी कैसे? खैर मुझे क्या, मैं तो यहाँ अपने पोतों के लिए आई हूँ। और अगली सुबह से ही राम और लखन दिल्ली की सड़कों पर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी इस ऑफिस तो कभी उस ऑफिस, लगातार चक्कर मारने के बाद कोई काम मिला क्या लखन? ये दिल्ली है भैया, अपना गांव नहीं, जो किसी को भटकते देखकर दूसरा आदमी उसे अपने खेत पर लगा ले। जिस भी ऑफिस जा रहा हूँ, या तो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं या पूरा फ्रेशर हो, यंग एज का हो। हमारे पास ना तो बड़ी डिग्री है और ना ही हम फ्रेशर रह गए। कोई बात नहीं, इतना क्यों परेशान हो रहा है भाई? आज तो पहला ही दिन है, मिल जाएगा कोई ना कोई काम। यहाँ राम लखन काम ढूंढने में परेशान थे तो वहाँ मीरा और प्रिया अलग ही परेशान थे। चूल्हा कैसे जलेगा दीदी? यहाँ तो पेड़ ही नहीं है, हम लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? अरे तू फिक्र क्यों करती है, मुझे पता था नए शहर में ये दिक्कत तो आएगी, इसलिए मैं 2-4 दिनों के लिए लकड़ियों का जुगाड़ साथ में लेकर आई थी। मैं चूल्हे की तैयारी करती हूँ, तू बाकी चीज़ देख ले। मीरा चूल्हा तैयार करना शुरू करती है, पर चूल्हे में आग ही नहीं आ पाती, इसलिए वो दरवाजे से बाहर अपने चूल्हे को रखकर उसे हवा देती है ताकि चूल्हे में आग आ जाए। पर आप तो जानती ही हैं, शहर की बिल्डिंगों में फायर अलार्म लगा हुआ होता है। मीरा को चूल्हे को हवा देते 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बिल्डिंग का फायर अलार्म बज जाता है और पूरी बिल्डिंग के लोग यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। न जाने आग कहाँ लगी है, जल्दी से दमकल को फोन लगाओ। बिल्डिंग के सभी लोग बाहर कॉलोनी में जमा हो जाते हैं। लोगों की भीड़ देखकर कौशल्या बालकनी में आकर कहती है, अरे बहू देख तो, लगता है भूकंप आ गया है, सभी भाग भाग कर बाहर जमा हो गए। अरे आंटी जी, आप लोग ऊपर ही है, नीचे आ जाइए। आप ही के फ्लोर से धुआं सा आ रहा है, वहीं आग लगी है। तभी मीरा बालकनी में आकर कहती है, अरे वो धुआं तो मेरे चूल्हे से आ रहा था, मैंने चूल्हा जलाया है ना दीदी। क्या? और बिल्डिंग के सभी लोग अपना सर पकड़ लेते हैं। पूरी सोसाइटी मिलकर शर्मा फैमिली के खिलाफ सोसाइटी के सेक्रेटरी को कंप्लेंट लगा देते हैं। ऐसे लोगों को फ्लैट देना ही नहीं चाहिए, प्रॉब्लम तो पूरी सोसाइटी को होती है ना। आप लोगों में माफ़ कर दीजिए, मैं मीरा को समझा दूंगा। उसे चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है ना, पर अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। और अगले ही दिन राम अपने घर पर एक स्टोव और सिलेंडर ले आता है। अगली सुबह, बताइए भाभी, क्या चीज़ ले आए भैया? अब इसे चालू कैसे करें, कैसे बनेगा खाना? जिस दिन से इस घर में आए हैं, चूल्हा ही नहीं जलाया है। अपनी माँ और चाची को परेशान देखकर चिंटू किचन में आता है। अब नहीं रहेगी चूल्हे की कमी मम्मी, ये रहा लाइटर और यहाँ से टक किया और ये गैस चालू। अरे भाई, ये तो बड़ा आसान है, मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। चलो एक काम तो खत्म हुआ। यहाँ तो राम घर की बहुओं की प्रॉब्लम दूर कर देता है, पर वहाँ दूसरी प्रॉब्लम सभी का इंतजार कर रही थी। अरे लखन, नाश्ता वाश्ता बाद में कर लेना, ऑफिस आवर स्टार्ट होने वाले हैं, जल्दी करो, इंटरव्यू देने जाना है। जैसे ही राम लखन घर से बाहर निकलते हैं, शर्मा जी नहाने के लिए कोई खुली जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। 4 दीवारों का घेरा बना दिया और कहते हैं नहा लो। इतनी छोटी सी जगह में नहाने से तो दम ही घुट जाए। वैसे आते समय मैंने देखा था बाहर एक बगीचा है, वहीं जाकर स्नान कर लेता हूँ, और पास में शायद मंदिर भी है, महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। और शर्मा जी अपनी बाल्टी उठाए चल देते हैं सोसाइटी के पार्क में नहाने के लिए। आप मंदिर जाएंगे और मैं घर पर रहूंगी? नहीं 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 नहीं, चिंटू मोनू तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, हम मंदिर जा रहे हैं। इसी बहाने तुम दोनों भी आसपास के बच्चों से दोस्ती कर लेना।
वहाँ सोसाइटी के पार्क में शर्मा जी नहाते हैं और इधर कौशल्या जी अपने दोनों पोतों और सोसाइटी के बच्चों के साथ महादेव की पूजा में लग जाती हैं। आप तो दादी कूल हो। कितना अच्छा है ना चिंटू, तुम्हारे पास दादी है, हमारे पास नहीं है। मैं भी तो तुम्हारी दादी हूँ बेटा, तुम सबकी दादी। धीरे धीरे शर्मा परिवार शहर में एडजस्ट नहीं कर रहा था, शहर में अपना गांव बसा रहा था। इसी तरह दिन निकलते जाते हैं और एक हफ्ते में ही शहर की भाग दौड़ की असलियत शर्मा परिवार की आंखों के सामने आ जाती है, क्योंकि राम और लखन को नौकरी मिल ही नहीं रही थी और पैसे ना आए तो खर्चे कैसे चले। आटा चावल भी कोई खरीदने की चीज़ है क्या? हमारे गांव में तो हर तीसरे खेत में आटा और चावल होता ही था, और यहाँ तो इन चीज़ों के भी पैसे लग रहे हैं। नीम का दातुन भी नहीं है बेटा यहाँ किसी के पास। जो भी बचे कुचे पैसे थे सारे के सारे निकल गए। अब सब कुछ कैसे होगा? हाँ पापा जी, ऊपर से कल नीचे सब मुझे कह रहे थे कि किचन में चिमनी लगाओ, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ, हर रोज़ नया खर्चा, पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। यहाँ एक तरफ शर्मा परिवार को पैसों की दिक्कत हो रही थी और दूसरी तरफ उनके रहन सहन से सोसाइटी वालों को दिक्कत हो रही थी। कौशल्या जी और शर्मा जी को तो खुले में सोने की आदत थी, इसलिए रोज़ की तरह सभी के सोने के बाद दोनों बिल्डिंग के छत पर जाकर चटाई लगाकर सो जाते हैं। सुबह सुबह जब सेक्रेटरी टंकी में पानी चढ़ाने आता है तो इस बात का बवाल बना देता है। हद हो गई, इन लोगों ने तो परेशान करके रख दिया है। सोसाइटी में कोई प्राइवेसी रहेगी कि नहीं? लुंगी पहनकर जब देखो शर्मा जी छत पर आकर सो जाते हैं। हमारे घर में भी लड़कियां हैं भाई, उन्हें भी मॉर्निंग वॉक करना होता है, और अंकिता जी की तो योगा क्लासेस चलती हैं। सुबह सुबह आप दोनों आकर छत पर सो जाते हैं तो उनकी क्लासेस भी नहीं हो पा रही है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। जितना छत आप लोगों का है उतना ही हमारा भी है, और ऐसा ही है तो हर मेंबर के छत के हिस्से को बांट दीजिए। मेरे पेरेंट्स हमारे छत के हिस्से में सो जाएंगे। फिर भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप अपनी आंखें बंद करके छत पर जाएं। 2 दिन बाद सुबह सुबह गौतम मिठाई का डब्बा लिए अपने घर की ओर जा रहा था, तभी शर्मा जी हाथ में लोटा लिए ब्रश करने बालकनी में आते हैं। नदी ना सही बालकनी ही सही। ब्रश करने के बाद जैसे ही शर्मा जी नीचे कुल्ला करते हैं, वो पानी सीधा जाकर नीचे से जा रहे गौतम के हाथ के मिठाई के डिब्बे पर गिरता है। अरे अरे, किसने पानी डाला? कौन पागल है? किसके घर से ये मेघ बरस रहे हैं? मेरी पूरी मिठाई खराब कर दी। जिसने भी ये किया है आज वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। और जैसे ही गौतम ऊपर देखता है, शर्मा जी के मुंह से कुल्ले का पानी आकर इस बार गौतम के चेहरे पर गिर जाता है। शर्मा अंकल, अंकल आज तू नहीं बचेगा शर्मा। और बिल्डिंग में घमासान शुरू हो जाता है। सभी बिल्डिंग वाले शर्मा जी के दरवाजे पर आकर दरवाजा पीटने लगते हैं। अरे क्या हो गया? आप सब मेरे घर के बाहर जमावड़ा लगाए क्यों खड़े हैं? किसी को शौक नहीं है अंकल आपके घर पर आने का, पर आप लोगों की हरकत ही ऐसी है कि अब हमारी सोसाइटी वालों ने मिलकर ये तय किया है कि रेगुलेशन तोड़ने के कारण हम आपको सोसाइटी से निकालते हैं। क्या? ये क्या कह रही हो बेटा? हम लोग कहाँ जाएंगे? गांव की संपत्ति तो हम बेच कर आए हैं। तो इस संपत्ति को बेचकर वापस गांव की संपत्ति ले लीजिए आंटी। आप लोगों के पास 15 दिन का समय है। घर तो आप लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। और एक ही पल में शर्मा जी के परिवार का सपना टूट जाता है। क्या सोच कर आए थे? बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, पर देखो ना ही अच्छी नौकरी हाथ लग रही है और ना ही यहाँ के लोग हमें रहने दे रहे। मेरा एक इंटरव्यू आज क्लियर हो गया था भैया। कल मुझे सेकंड राउंड के लिए बुलाया था, पर अब क्या फ़ायदा। अकेले नहीं रहूँगा मैं शहर में। प्रिया, तुम सामान बांधना शुरू करो। और शर्मा फैमिली वापस से सामान लपेटना शुरू कर देती है। 2 हफ्ते बाद सोसाइटी के सभी बच्चों का रिजल्ट होता है और सभी पेरेंट्स स्कूल पहुंचते हैं। आई मस्ट से रोनी, इतना चेंज मैंने तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप अपने बेटे पर मिस्टर गौतम। साफ साफ देखा जा सकता है। हिंदी बहुत साफ हो गई है रोनी की। ऊपर से इतना ज़्यादा इग्नोरेंट और बदतमीज़ लड़का अब सबसे हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट से बात करता है। रोनी, दादी माँ सिखाती है मुझे ये सब कुछ पापा। इनफैक्ट पिंकी भी बहुत ग्रो कर रही है। पिछली बार हिंदी में फेल हुई थी और इस बार सीधा 80 मार्क्स। और एक एक करके टीचर सोसाइटी के सभी बच्चों की तारीफ करना शुरू करती है। जो बच्चे कल बदमाशी में 1 नंबर थे
आज उनकी तारीफ हो रही थी। ये देखकर सोसाइटी के लोग समझ जाते हैं कि उनके बच्चों में बदलाव का कारण कोई और नहीं, शर्मा जी का परिवार है। स्कूल से निकलने के बाद रॉनी अपने पापा से कहता है, हम लोग दादी माँ को जाने से रोक नहीं सकते क्या मम्मी? दादी ने हमें बहुत प्यार किया है। दादाजी हर रात हमें अच्छी अच्छी भगवान की कहानियाँ सुनाते हैं। प्रिया आंटी हमें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती हैं। सभी पेरेंट्स वापस सोसाइटी पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि शर्मा जी के विंग के नीचे एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है और लखन एक एक कर सामान ट्रक में चढ़ा रहा है। ये होता देख सबसे पहले गौतम कहता है, गलती हो गई हम लोगों से। हम लोगों ने आपको बहुत गलत समझा। हमारे लिए नहीं तो इन बच्चों के लिए रुक जाइए शर्मा जी। हाँ अंकल, हमने आपकी कमियां देखी, खूबी नहीं। हमारे बच्चे बदल गए आपके कारण। हमें ज़रूरत है आप जैसे गार्डियन की। मेरे ऑफिस में मैं राम को जॉब भी दिलवा दूंगा। अब बताइए, हमारे कारण आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। हम भी आप लोगों के हिसाब से रहने की कोशिश करेंगे। अब से पार्क में नहाना बंद। पर मैं तो छत पर सोना नहीं छोड़ सकती। छत पर सोने का भी अलग ही स्वैग है, नहीं चिंटू? और कुछ इस तरह मीरा का गांव का ससुराल शहर आ ही जाता है। शहर में बस ही जाता है।